जय हिंद दोस्तों, NSRPS टीचिंग पॉइंट में आपका स्वागत है। ये कक्षा 6 के हिस्ट्री का छठा एक्सरसाइज जिस चैप्टर का नाम है जीवन के विभिन्न आयाम। आज हम लोग इसका थ्योरी और ऑब्जेक्टिव करने जा रहे हैं। इससे पहले मैं 1 से 5 एक्सरसाइज तक के थ्योरी और ऑब्जेक्टिव करा चुका हूँ। अभी तक अगर आप लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो पहले उस वीडियो को देखें, जिससे आपको समझने में आसानी होगी। चलिए अब शुरू करते हैं एक्सरसाइज 6 का थ्योरी। पहला पॉइंट है, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद वैदिक युग का प्रारंभ हुआ। वैदिक युग का प्रारंभ कब हुआ था? हड़प्पा सभ्यता के पतन के बाद। ठीक है। वैदिक साहित्य के आधार पर ही वैदिक युग को 2 भागों में विभाजित किया गया। वैदिक साहित्य के आधार पर कह रहा है वैदिक युग को कितने भागों में विभाजित किया गया है? 2 भागों में। पहला है ऋग वैदिक काल और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल को पूर्व वैदिक काल कहा जाता है और दूसरा है उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का जो समय है वो कब से कब तक है? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। कब से? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। और उत्तर वैदिक काल का समय है 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत ऋग्वेद को रखा जाता है। पूर्व वैदिक साहित्य के अंतर्गत किस वेद को रखा जाता है? ऋग्वेद को। ठीक है। अब अगला है कि उत्तर वैदिक साहित्य के अंतर्गत शेष जो 3 वेद है कौन कौन? यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। इस तीनों को रखा जाता है किसमें? उत्तर वैदिक साहित्य में। ऋग्वेद को किस में रखा गया? पूर्व वैदिक साहित्य में। अब है वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य इसमें है वेद 4 हैं। कौन कौन? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ब्राह्मण कुल कितना है? 9। अरण्यक 6। प्रारंभिक उपनिषद 13। कुल उपनिषद 108। अगला पॉइंट है, वेद मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचते थे। किस रूप से पहुंचता था? मौखिक रूप से। वेद जो है मौखिक रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचता था, इसलिए वेद को श्रुति या सुना हुआ कहते हैं। श्रुति या सुना हुआ भी कहते हैं। वेद की भाषा को प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता है। प्राक संस्कृत या वैदिक संस्कृत कहा जाता है। किसको कहा जाता है ये? तो वेद की भाषा को। वेदों में प्रार्थनाओं की रचना करने वाले लोग खुद को आर्य कहते थे। वेद में जो प्रार्थना करने वाले लोग होते थे वो स्वयं को क्या कहते थे? आर्य कहते थे। आर्यों के विरोधी दास एवं दस्युओं के बारे में कहा गया है कि वह आर्यों की देवताओं में श्रद्धा न रखने वाले, यज्ञ न करने वाले थे, अतः उन्हें आर्यों का बड़ा शत्रु माना गया है। अब अगला पॉइंट है आर्य। आर्य शब्द का अर्थ एक विशेष भाषा बोलने वाले व्यक्तियों के समूह से है जिन्होंने सर्वप्रथम पश्चिमोत्तर भारत में अपना निवास स्थान बनाया और भारत में एक नई संस्कृति को विकसित किया। संस्कृत भाषा भारत यूरोप भाषा वर्ग का अंग है। संस्कृत भाषा जो है भारत यूरोप भाषा वर्ग का क्या है? अंग है। अब चलिए अगला है आर्यों का बसाव। वैदिक आर्य कई समूहों में भारत आए। ऋग्वेद में आर्य निवास स्थल के लिए सप्त सेंधव शब्द का प्रयोग किया गया है। ऋग्वेद में जो है आर्य के निवास स्थल के लिए किस शब्द का प्रयोग किया गया? सप्त सेंधव शब्द का। ठीक है। अगला है सप्त सेंधव।
सिंधु एवं उसकी 5 सहायक नदियाँ, कितनी सहायक नदियाँ? 5 सहायक नदियाँ कौन कौन? सतलज, व्यास, झेलम, चिनाब, रावी तथा सरस्वती। अगला पॉइंट है गंगा यमुना दोआब। गंगा एवं यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र होता था वो क्या कहलाता था? गंगा यमुना दोआब कहलाता था। पूछेगा गंगा यमुना दोआब क्या है, तो गंगा एवं यमुना नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है वही क्षेत्र क्या कहलाएगा? गंगा यमुना दोआब कहलाएगा। ऋग्वेद से हमें पता चलता है कि जिसके पास अधिक गाय थी वह अधिक धनी माने जाते थे, यानी वो धनी लोग होते थे। कौन? जिसके पास गाय की संख्या अधिक थी और गाय को लेन देन का एक खास साधन मानते थे। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में कुल कितना मंडल है? 10 मंडल है। गायत्री मंत्र का उल्लेख कहाँ से मिलता है? ऋग्वेद से। सरस्वती नदी को ऋग्वेद में सबसे पवित्र मानी जाती है। सरस्वती नदी को किसमें सबसे पवित्र माना जाता है? ऋग्वेद में। सबसे नया वेद कौन है? अथर्ववेद। वैदिक काल में जो राजा कर वसूलता था उसे बाली कहते हैं। सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद से लिया गया है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, तो ये कहाँ से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। संगीत का जनक सामवेद को कहा गया है। संगीत का जनक किसे कहा गया है? सामवेद को कहा गया है। यजुर्वेद में कर्म कांड का उल्लेख है। अगला पॉइंट है यजुर्वेद में कर्म कांड का उल्लेख है। उत्तर वैदिक काल में कृषि लोगों का मुख्य धंधा था। उत्तर वैदिक काल में लोगों का मुख्य धंधा क्या था? तो कृषि था। अब अगला है ऋग्वैदिक काल। ऋग्वैदिक काल का समय कब से कब तक था? 1500 से 1000 ईसा पूर्व। गायों को प्राप्त करने के लिए आर्यों का एक कबीले से दूसरे कबीले के बीच अक्सर युद्ध हुआ करता था। गोधन रक्षा के लिए सरदार या राजन का चुनाव होता था। सरदार या राजन का चुनाव किस लिए होता था? गोधन रक्षा के लिए। ठीक है, अगला है कबीले में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। कबीले में एक वंश या परिवार के कई पीढ़ी के लोग एक साथ रहते थे। ऋग्वैदिक काल में आम लोगों की संस्था के रूप में विदत का सबसे ज़्यादा महत्व था। बाद में घटता गया। फिर सभा और समिति आया। सभा में जो है कौन लोग रहता था? केवल प्रतिष्ठित लोग होता था। समिति ये जो है आम लोगों की संस्था थी। समिति में आम जनता रह सकता था। इसमें आम लोग की ये क्या थी? तो संस्था थी। इस बैठक में राजा का भाग लेना अनिवार्य था। किसका? तो राजा का। इस संस्था के बैठक में महिलाएं भी भाग ले सकती थी। ऋग्वैदिक काल में आर्यों का मुख्य पेशा क्या था? तो पशुपालन था। किसमें? ऋग्वैदिक काल में आर्य का जो है मुख्य पेशा क्या था? वो पशुपालन था। अगला पॉइंट है इस काल में गाय के अतिरिक्त भेड़, बकरी एवं घोड़े पाले जाते थे। पशुपालन की तुलना में कृषि धंधा कम था। ऋग्वेद में एक अनाज यव का उल्लेख है जिनकी पहचान जौ के रूप में की जाती थी। अब है इंद्र। इंद्र को क्या कहा जाता था? युद्ध का देवता। युद्ध का देवता कौन था? इंद्र। आग का देवता कौन था? अग्नि। जब आर्य लोग भारत में आए तो वह 3 सामाजिक वर्गों में विभाजित थे: योद्धा, पुरोहित एवं साधारण जन। अब चलिए अपने लोग उत्तर वैदिक काल।
जिसका समय था 1000 से 600 ईसा पूर्व। इस काल में आर्यों ने पशुपालन के साथ साथ खेती भी करने लगा था, यानी खेती भी सीख गया था। किस काल में? उत्तर वैदिक काल में। उत्तरी भारत में लोह युग का आरंभ हुआ। आपको पूछेगा लोह युग का आरंभ किस युग में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। कहाँ पे? उत्तरी भारत में। हस्तिनापुर, आलमगीरपुर, अतरंजी खेरा आदि स्थानों पर लोहे के युद्ध के अस्त्र शस्त्रों के अवशेष मिले हैं। लोहा के युद्ध के जो अस्त्र शस्त्र होते थे उसका अवशेष कहाँ कहाँ मिला है? हस्तिनापुर में, आलमगीरपुर में और अतरंजी खेरा पर। यहाँ के लोग अस्थायी जीवन व्यतीत करने लगे थे। ऋग्वैदिक कालीन अनेक छोटे छोटे कबीले एक दूसरे में विलीन होकर बड़े बड़े जनपद को जन्म दे रहे थे। उदाहरण स्वरूप पुरु एवं भरत जन मिलकर कुरु जनपद को जन्म दे रहे थे। बलि जो लोग अपने इच्छा से देते थे, राजा ने उसे क्या कर दिया? तो अनिवार्य कर दिया। बलि को जो है राजा क्या कर दिया था कि अनिवार्य कर दिया था। उससे पहले क्या होता था कि वहाँ का जो जनता होता था वो अपने इच्छा से देता था। बाद में राजा उसको बोला नहीं, ये आपको अनिवार्य है, आपको देना ही पड़ेगा। पुरोहितों ने लोगों को कर 4 वर्गों में विभाजित किया, जिन्हें वर्ण कहते हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। क्षत्रिय एवं वैश्य। तो ब्राह्मण का क्या सब था? वेदों का अध्ययन और यज्ञ करना। क्षत्रिय का क्या था? युद्ध करना, लोगों की रक्षा करना। वैश्य कृषक और व्यापारी। क्षत्रिय एवं वैश्य दोनों को ही यह करने का अधिकार प्राप्त था। शूद्र, तीनों वर्गों की सेवा। महिलाओं तथा शूद्रों को वेदों के अध्ययन का अधिकार प्राप्त नहीं था। पुरोहितों के अनुसार सभी वर्णों का निर्धारण जन्म के आधार पर होता था। जन्म के आधार पर उसका निर्धारण होता था। किसके अनुसार? पुरोहित के अनुसार। उत्तर वैदिक काल में धर्म की 2 धाराएं दिखाई पड़ती है। एक का बल कर्म पर तथा दूसरी का किस पर? ज्ञान पर। वैदिक कालीन शिक्षा। वैदिक काल में शिक्षा मौखिक रूप से दी जाती थी। शिक्षार्थियों को वेदों का मूल पाठ याद करवाया जाता था। शिक्षा के लिए गुरु के आश्रम में 12 वर्षों तक रहना पड़ता था। आरुणि की कहानी। आप लोग आरुणि की कहानी सुने होंगे। आरुणि जो है वेदों और शास्त्रों का बहुत बड़ा ज्ञाता बना और उद्दालक ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुआ था। भक्त आरुणि जो है उसी का कहानी है ये। अब चलिए इनाम गाँव। इनाम गाँव महाराष्ट्र राज्य में पड़ता है। किस राज्य में पड़ता है ये? महाराष्ट्र राज्य में घोड़ नदी के तट पर स्थित एक ताम्रपाषाण बस्ती थी। इनाम गाँव के लोग मिट्टी की बनी झोपड़ी में रहते थे। यहाँ के लोग नारंगी रंग से रंगे मिट्टी के बर्तन का उपयोग करते थे, जिन पर काले रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ होती थी। इनाम गाँव के लोग जो गेहूँ, मटर, मसूर एवं धान की खेती करते थे। यहाँ के लोगों का सबसे रोचक पहलू मृतकों को दफन करने का तरीका था। क्या था? मृतकों को दफन करने का तरीका था। एक आदमी को मकान के आंगन में मिट्टी के बने संदूक में दफनाया गया था। यह मकान बस्ती के बीच में बसा सबसे बड़ा मकान था। ये था हमारा इस चैप्टर का थ्योरी। अब चलते हैं इसके कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव की ओर। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो ये थी कुल 4। पुरुष सूक्त किस वेद में है? ऋग्वेद में।
ऋग्वैदिक काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन। इनामगो किस राज्य में स्थित है? ये किस राज्य में था? महाराष्ट्र में। आर्यों का विस्तार बिहार के किस नदी तक था? गंडक तक था। सबसे प्राचीन वेद कौन है? तो ये है आपको ऋग्वेद। इनामगो किस प्रकार की बस्ती थी? तो ये थी ताम्रपाषाण बस्ती। वैदिक कबीले के प्रधान को क्या कहा जाता था? ये कहा जाता था आपको सरदार। ये था हमारा कुछ इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव और ऊपर था आप लोग को पढ़ाया मैंने थ्योरी। अगर आप लोग को ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एवं अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।